मैं हूं डॉक्टर राजन शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री। आज का जो टॉपिक है वो बैंकों की, खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी मैं परफॉर्मेंस पर लेने जा रहा हूं। उनका थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि जो बैंक 2013 में प्रॉफिट में थे, 2018 में लॉस में चले गए थे और 2024 और 2025 में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनके पीछे क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। अब जो प्रॉफिट है बैंकों का वो डिपेंड करता है ग्रॉस एनपीए पर। अगर एनपीए ज़्यादा होगा बैंकों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, अगर एनपीए कम होगा बैंकों के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। इन्वर्सली ये रिलेटेड है। अब बात आती है कि एनपीए क्या है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आमतौर पर क्या होता है, लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करने के बाद जो बच जाते हैं आइडल सेविंग्स को घर में रखने के बजाय बैंकों में जमा करवा देते हैं, वहाँ से ब्याज कमाते हैं। बैंक उन आइडल सेविंग्स को इकट्ठा करके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में भेज देता है, मतलब वो लोन देता है। अब जब लोन देता है तो सारे बोरोअर्स जो उधार लेने वाले हैं, उनमें से कुछ बोरोअर ऐसे भी होंगे कि वो टाइम्स पर अपना लोन नहीं चुका पाते, कुछ बिजनेस रीजंस के कारण, और कुछ बिलफुल, मतलब पैसे हैं भी तभी वापस नहीं करने। तो बैंक जब उधार देता है, कितने पीरियड के लिए उधार देता है और उससे रिलेटेड वो एक इंस्टॉलमेंट निश्चित कर देता है। अगर उधार लेने वाला व्यक्ति 90 दिन तक अपनी किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है तो बैंक उस अमाउंट को एनपीए में डाल देता है। ये है एनपीए से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। अब मैं तकरीबन 12 साल का पीरियड लूँगा। 2013 में जो ग्रॉस एनपीए था वो 3.84% था और बैंकों के प्रॉफिट थे 50,000 करोड़। जो सरकारी बैंक थे उनका प्रॉफिट अराउंड 50,000 करोड़ था। मैं जब 2013 की बात कर रहा हूँ तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2012-13। मार्च 2014 में ये एनपीए बढ़कर 4.4% हो गया और देखिए, और प्रॉफिट कम होकर 37,000 करोड़ रह गई। 2018 में एनपीए हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया 14.58%, तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपीस एनपीए में चला गया था और पोजीशन बैंकों की बहुत ही वर्सनिंग हो गई थी, क्रम्बलिंग पोजीशन थी। तो ये जो वो पीरियड था जब बैंकों पर लोगों का विश्वास कम हो रहा था, क्योंकि एनपीए 2013 के बाद लगातार बढ़ रहे थे, प्रॉफिट कम हो रहा था और इसका रिजल्ट ये निकला कि जो बैंक प्रॉफिट में थे 2018 में वो 85,000 करोड़ के लॉस पर आ गए। अब सरकार के पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहले आ गई थी, तो आरोप प्रत्यारोप भी चलने शुरू हो गए थे। कांग्रेस पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही थी कि एनपीए बढ़ रहा है, बैंक लूटे जा रहे हैं, और सरकार भी अपनी तरफ से जवाब दे रही थी कि ये जो उधार 2011 से 2013 के बीच दिए हैं ज़्यादातर वही एनपीए में जा रहे हैं। तो इन बिटवीन आरबीआई ने करेक्टिव मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने भी रेमेडियल स्टेप्स लिए और
2016 में क्या हुआ, विजय माल्या नाम सभी ने सुना होगा, 9,000 करोड़ का उसने उधार लिया था, वो इंडिया से भाग गया। इसी तरह नीरव मोदी, मुकुल चौकसी, ललित मोदी, ये विदेश के बाहर, इन्होंने बैंक से उधार लिया, फ्रॉड किया और भाग गए। तो ये एक बहुत ही भयावह सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे थे वो लोगों के मन में आ रहा था। ये बात तो ठीक है, बैंक डूबने की कगार पर आ रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों ये हुआ था ऐसे? क्योंकि पॉलिटिकल बेसिस पर उधार दिए गए थे, प्रोफेशनल तरीके से उधार नहीं दिए गए थे। जैसे जैसे एनपीए बढ़ रहा था, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास इन्फॉर्मेशन पहले आ गई थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आरबीआई ने 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू इनिशिएट किया। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया। इससे रिकवरी थोड़ी तेज़ हुई। और दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रही थी। अक्टूबर 2017 में गवर्नमेंट ने बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए 2,11,000 करोड़ रुपया अनाउंस किया। अब बात आती है कि व्हाट इज़ कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब कि कैपिटल को बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ करना। एक मैं सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। मान लेते एक फादर ने अपने बेटे के लिए किराने की दुकान खोली, 10 लाख रुपया लगा दिया। 100 में से 85 लोग कैश में ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं, तो किस्तें दे रहे हैं। 15 लोग उधार ले रहे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं। तो दुकानदार को सामान मेंटेन करने में, आइटम्स मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कैश में ले रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आ रहा है और वो बोलता है कि 10 आइटम्स मुझे ये चाहिए, और दुकानदार ये कहता है 10 में से 6 मिलेंगी, 4 नहीं मिलेंगी, तो धीरे धीरे उसके कस्टमर्स वो वहाँ से जाने शुरू हो जाएंगे। तो फादर अगर 3-4 लाख जितना रिक्वायर्ड है वो दुकान में फिर लगा देता है, सभी आइटम्स मेंटेन करता है, और जो उधार लेने वाले लोग हैं उन पर थोड़ा शिकंजा या रोक लगाता है, उधार वापस लेने की कोशिश करता है, तो वो उसकी दुकान अच्छी चल पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया। और फिर 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पास करवा लिया। अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पास होने के बाद ये जो विजय माल्या जैसे लोग थे, उधार लिया, फ्रॉड किया और देश के बाहर चले गए, उन पर लगाम लगनी शुरू होगी। विजय माल्या का मैं एक किस्सा बताता हूँ। इसने 9,000 करोड़ का उधार लिया था। इस एक्ट के पास होने से इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ के असेट्स उसके फ्रीज कर दिए। 2021-22 से वो लगातार बैंकों को लिखने शुरू हो गया, चिट्ठियाँ डाल रहा था कि आप मेरा उधार वापस लीजिए और मेरे असेट रिलीज़ कीजिए। गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी, बैंक वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उधार तो 9,000 करोड़ का था, फ्रीज असेट्स हुए थे 15,000 करोड़ के। तो इसका इतना असर ये पड़ा कि जो व्यक्ति ऐसा सोच रहे थे कि बैंक से फ्रॉड करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे और वर्ल्ड में घूमते रहेंगे, ऐश करेंगे, उन पर शिकंजा कसने लगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एनपीए था 2018 में, मार्च 2018 में 14.58%, ये कम होने शुरू हुआ। 2018 में प्रॉफिट की बजाय बैंक प्रॉफिट में थे, परंतु एनपीए की प्रोविजनिंग करने के लिए पैसे रखे गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंक नेट लॉस में आ गई।
85,000 करोड़ का लॉस था। मार्च 2019 में 81,000 करोड़ का लॉस था। परंतु उसके बाद यहाँ से सीधा वी शेप रिकवरी स्टार्ट हो गई। यही टर्निंग पॉइंट था। 2021 में जो सरकारी बैंक थे उन्होंने 32,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मार्च 2023 में पहली बार सरकारी बैंकों ने 1,03,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर था 50,000 करोड़, मतलब 50% के करीब कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 2024 में मार्च 2024 में 1,41,000 करोड़ 1.41 लाख करोड़ ये प्रॉफिट सरकारी बैंकों ने अर्जित किया। और अभी का जो आरबीआई की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है मार्च 2025 में सरकारी बैंकों ने 1.78 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 1,78,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन $9.2 बिलियन मीन्स अराउंड 78,000 करोड़। अगर लोन अच्छे ढंग से दिए जाएं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, प्रोफेशनल तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूचर में हमारा ये बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश रिजर्व रेशो 4% से कम करके 3% कर दी। अब देखने में तो 1% है, परंतु देखिए इसका असर कैसे होगा। मेरा अपना अनुमान ये है कि मार्च 2026 में बैंकिंग सिस्टम के जो प्रॉफिट हैं वो तकरीबन 2,20,000 से 2,35,000 करोड़ के बीच में रहेंगे। और जब अगले साल जून जुलाई में आरबीआई की रिपोर्ट रिलीज़ होगी बैंकों के प्रॉफिट से लेके, तो सरकारी बैंकों के प्रॉफिट पहली बार 2 लाख करोड़ क्रॉस करेंगे। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023 में पार्लियामेंट ने ये खुशी बताया था कि हमारे सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट ले लिए, तो वो नेक्स्ट ईयर वो चांस फिर आने वाला है। और स्टेट बैंक से रिलेटेड मुझे लगता है कि मार्च 2027 तक स्टेट बैंक के प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। इस बार जो 78,000 करोड़ का जो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बेसिस पर स्टेट बैंक नंबर 3 पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे नंबर पर ओएनजीसी है और तीसरे नंबर पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसा अगर ठीक ढंग से बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जाए, लागू किया जाए, प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाए, तो जितने भी ये सरकारी अदारे हैं ये कमाऊ पूत बन सकते हैं। और 2030 तक हो सकता है यही बैंकिंग सिस्टम हमें 5 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा के दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपके कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।